प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैदिक संस्कृत और शकों की भाषा के बारे में। दोनों भाषाओं में कितनी समानता है, कौन कौन से जो शब्द हैं वो एक दूसरे से समानता रखते हैं और कौन कौन से जो अंक हैं वो एक दूसरे से समानता रखते हैं। सारे तथ्यों की चर्चा विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर की जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। वो जानकारी मैंने इन पांडुलिपियों से ली है। ये अलग अलग पांडुलिपियां हैं। इनमें जो जो शब्द लिखे हुए थे उन शब्दों को मैंने संस्कृत से समानता करके दिखाया है इस वीडियो के अंदर। इन पांडुलिपियों के अलावा हमारे पास और कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसमें शकों की भाषा स्पष्ट रूप से लिखी हो, क्योंकि शक प्रारंभ में वो लिखते नहीं थे। उनके पास अपनी भाषा थी लेकिन लिपि नहीं थी। दूसरी सदी ईसा पूर्व में जब वो आज का जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें आए तो वहां पर पहले से ही ग्रीकों का शासन था, तो उन्होंने ग्रीकों की लिपि अपनाई। फिर जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग उन्होंने किया। तो इतना आपको अच्छे से समझना है, इसीलिए जो जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं वो मैंने इन्हीं से ली है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कौन से क्षेत्र में शकों की भाषा प्रचलित थी। जितना आपको ये रेड रेड वाला एरिया दिख रहा होगा, ग्रेटर खुरासान, इसे पूर्वी ईरान के नाम से जाना जाता था। और इस वाले क्षेत्र में अलग अलग कई भाषाएं प्रचलित थीं, जिनकी मैं आगे चर्चा करूंगा, जैसे अवेस्तन, सोग्दियन, वेक्ट्रियन, खोतानी और तुमसुक। इनके अलावा और भी थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनके मैंने नाम आपको बताए। तो ये वाला क्षेत्र आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसमें आज का जो पाकिस्तान है वो शामिल नहीं है। अफगानिस्तान वाला एरिया आप अच्छे से देखो, ये अफगानिस्तान को पूरा कवर करके रखा है। यहाँ तक कि भारत का जो कश्मीर है उससे इसकी सीमाएं लगती थी। आज का ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके हिस्से आते थे इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत। क्योंकि ये शक मध्य एशियाई लोग थे तो इनका इस वाले क्षेत्र में पहले से विस्तार था, वो शासन करते थे। और ये कैस्पियन सागर है, इसके किनारे भी उनका ही शासन था। आपको इसी वीडियो में एक छोटी सी जानकारी देता हूं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दूंगा। कैस्पियन सागर का नाम भी ऋषि कश्यप के नाम पर ही रखा गया है, लेकिन इसकी कहानी किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल जो पूर्वी ईरानी भाषाएं हैं उन पर बात करने वाला हूं, और खास तौर से शकों की भाषा पर। तो इस मैप को आपको अच्छे से समझना है और यहाँ पर आपको देखना है ग्रेटर खुरासान को, और अपने दिमाग में से बहुत अच्छे से बसा लेना है। तो वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से, पूर्वी ईरानी शाखा। जितनी भी पूर्वी ईरानी भाषाएं हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा परिचय दे देता हूँ। सबसे पहले अवेस्ताई, इस पर बात करेंगे। यह इस समूह की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा है। हालांकि इसके सबसे पुराने भौतिक जो प्रमाण हैं, जैसे पांडुलिपियां हैं, वो बहुत बाद के काल की हैं, लेकिन इसकी व्याकरणिक संरचना इसे प्राचीन फारसी के समकालीन अर्थात 1000 ईसा पूर्व के आसपास का मानती है। यह अवेस्ताई भाषा किसी अन्य ज्ञात ईरानी भाषा से नहीं निकली है, बल्कि आदि ईरानी एक भाषा थी उससे ये निकली है और ये स्वतंत्र है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अवेस्ताई भाषा भी पूर्वी ईरानी के अंतर्गत ही आती है। अब बात करते हैं शकों की भाषा पर। यह भी एक प्राचीन पूर्वी ईरानी भाषा है। जो शक थे वो पूर्वी ईरानी भाषा ही बोलते थे। इसके भौतिक प्रमाण जैसे सिक्के और बाद की पांडुलिपियां ये ज्यादा प्राचीन नहीं हैं। ये पहली सदी ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जब शकों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, शकों के पास अपनी भाषा थी, कोई लिपि नहीं थी। लिपि तो बौद्धों ने दी है। उससे पहले ये ग्रीक लिपि का प्रयोग करते थे। कुछ सिक्के हैं उन पर वो भाषा दिखाई देती है, लेकिन बाद की जो पांडुलिपियां हैं
खरुष्टी के जो शिलालेख हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अवेस्ताई भाषा से नहीं निकली है, बल्कि उसके समानांतर एक अलग कबीलाई भौगोलिक क्षेत्र में ये विकसित हुई थी, जैसे मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, क्योंकि शक मध्य एशिया के ही रहने वाले थे। और शक भी स्वयं को आर्य ही कहते थे, क्योंकि ये एक योद्धाओं का वर्ग था। शक पूरी दुनिया में जाते थे लूटने, लूट के वो मध्य एशिया में लाते थे। लेकिन दूसरी सदी ईसा पूर्व में सरमातियन जनजाति के लोगों ने वहां से उन्हें खदेड़ दिया था और फिर वो आके इसी वाले क्षेत्र में बसे थे, जिसे ग्रेटर खोरासान कहा जाता है, जिसमें अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा भाग आता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वेक्ट्रियन, इसके बारे में मैंने बहुत पहले बात की है, जब मैंने कुषाणों के बारे में आपको पढ़ाया था। यह प्राचीन वल्ख क्षेत्र की भाषा थी। इसके सबसे ठोस भौतिक प्रमाण दूसरी शताब्दी ईस्वी के मिलते हैं। जो कुषाणों के लेख हैं, जैसे रवातक शिलालेख और कुषाणों के जो सिक्के हैं, उन पर मिलते हैं। और ये भी एक स्वतंत्र पूर्वी ईरानी भाषा है। प्रारंभ में इसे ग्रीक लिपि में लिखा जाता था और इस बात का प्रमाण मिलता है कनिष्क के रवातक लेख में। रवातक लेख में कनिष्क कहते हैं कि मैंने आयोनियन भाषा का त्याग किया है, अर्थात जो यूनानियों की भाषा है उसका त्याग कर दिया है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझाया है। शक, कुषाण, हूण और पार्थियन ये सभी मध्य एशियाई थे, अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। कुषाणों का जो वर्चस्व था वो उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में था। धीरे धीरे वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आ गए थे दूसरी सदी ईसा पूर्व में। इतिहासकार पहली सदी ईसा पूर्व भी लिखते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि पहली से दूसरी सदी ईसा पूर्व के बीच में वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आ गए थे। और प्रारंभ में उन्होंने अपना जो शासन चलाया वो ग्रीकों के अधीन चलाया। ग्रीकों के ये सामंत थे। शक भी ग्रीकों के पहले सामंत ही थे। और वेक्ट्रियन भाषा भी अवेस्ताई भाषा से नहीं निकली है, न ही शकों की भाषा से निकली है। इसका अपना अलग ही विकास हुआ है, क्योंकि इसके जो शब्द मिलते हैं वो अवेस्ताई भाषा से मेल नहीं खाते, वो शकों की भाषा से मेल नहीं खाते। इसीलिए इतिहासकारों ने माना है कि वेक्ट्रियन भाषा वल्ख क्षेत्र की स्वतंत्र भाषा थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सोगदियाई भाषा, अब इस पर बात करते हैं। यह मध्य एशिया के सोगदियाना अर्थात जो समरकंद है और बुखारा है, इस क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक भाषा थी। समरकंद मुगलों का क्षेत्र था, मुगल वहीं से आए थे, आज का उज्बेकिस्तान, लेकिन पहले ये क्षेत्र शकों के अधीन था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके सबसे पुराने भौतिक प्रमाण चौथी शताब्दी ईस्वी के प्राचीन पत्रों के रूप में मिलते हैं। यह भाषा भी आदि ईरानी से निकली एक स्वतंत्र पूर्वी शाखा है, जिसका प्रयोग सिल्क रोड पर व्यापक रूप से होता था। सोगदियाना क्षेत्र के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके राजाओं के बारे में अभी तक मैंने आपको जानकारी दे नहीं पाई है। आगे मैं किसी वीडियो में प्रयास करूंगा वो जानकारी देने का। लेकिन ये भाषा भी पूर्वी ईरानी भाषा ही मानी जाती थी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ख्वारिज्मी, यह अरल सागर के पास ख्वारिज्म क्षेत्र में बोली जाती थी। इसके भौतिक प्रमाण तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी के सिक्के और मिट्टी के बर्तनों पर मिलते हैं। अन्य भाषाओं की तरह यह भी पूर्वी ईरानी समूह की एक अलग और स्वतंत्र भाषा थी। इनके प्रमाण वाद के हैं, और ऐसा क्यों है मैं आपको बता चुका हूं कि इनके पास अपनी कोई लिपि नहीं थी। जैसे शकों के पास केवल भाषा बोलते थे, लिपि नहीं थी। तो पहले उन्होंने ग्रीकों की लिपि का प्रयोग किया अपनी भाषा लिखने के लिए। फिर जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। और इसके संबंध में जो प्रमाण मिलते हैं वो पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं सदी तक मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शकों ने पहली सदी ईसा पूर्व में ही अपनी भाषा बना ली, क्योंकि पहली सदी ईसा पूर्व से प्रमाण मिल रहे हैं। उनकी भाषा पूर्वी ईरानियन भाषा मानी जाती है और उसकी उत्पत्ति आदि ईरानी भाषा से मानी गई है, जो ईरान की सबसे प्राचीन भाषा थी। उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, किसी भी इतिहासकार के पास उसके कोई प्रमाण नहीं है।
तो जितनी भी पूर्वी ईरानी भाषाएं थीं जो प्रमुख थीं उनकी जानकारी मैंने आपको दी, और इसमें से मैं बात करने वाला हूं शकों की भाषा पर। अन्य भाषाएं भी महत्वपूर्ण हैं, उनकी जानकारी मैं किसी और वीडियो में दूंगा, लेकिन शकों की भाषा पर मुख्य रूप से बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो पांडुलिपियों में मिलते हैं। सभी पांडुलिपियों का अभी अध्ययन ठीक से नहीं हो पाया है, बहुत सारे जो शब्द हैं वो छूट गए हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो उन शब्दों की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दे सकता हूं, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। जैसे यहाँ पर पहला जो शब्द है पुरु, ये शकों की भाषा में मिलता है और ये संस्कृत में भी मिलता है। और शकों की जो पांडुलिपियां हैं, इतिहासकारों ने उन्हें जो नाम दिया है वो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भाषा का नाम दिया है। आप संस्कृत कह सकते हो, वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन रूप मिल रहे हैं। और भारत में शकों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो प्राकृत से प्रभावित संस्कृत है। जैसे हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि रुद्रदामन जो एक शक राजा था, उसने अपने लेख में पहली बार संस्कृत का प्रयोग किया। तो ये शक ही संस्कृत का प्रयोग क्यों कर रहा था? अशोक ने क्यों नहीं किया? अशोक ने हर भाषा में लेख लिखवाए, संस्कृत में क्यों नहीं लिखवाए? क्योंकि संस्कृत इस वाले क्षेत्र की भाषा नहीं थी, वो पूर्वी ईरानी क्षेत्र की भाषा थी, शकों की भाषा थी। और अशोक के समय में शक भारत में नहीं आए थे, मौर्यों के पतन के बाद आए, और मौर्यों के पतन के बाद से ही संस्कृत का धीरे धीरे भारत में विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले से प्राकृत पाली प्रचलित थी। फिर जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो फिर खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। तो गांधार वाले क्षेत्र में कई भाषाएं प्रचलित थीं, अरमाइक भी थी, प्राकृत भी थी, ग्रीक भी थी, शकों की भाषा, बैक्ट्रियन भाषा, सोगदियाई भाषा और अवेस्तन भाषा। तो यहाँ पर इन सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत का प्रयोग करने वाले भारत में शक ही थे। सबसे पहले उन्होंने ही भारत में संस्कृत का प्रयोग किया, लेकिन वो संस्कृत प्राकृत भाषा से प्रभावित थी, क्योंकि भारत में पहले से प्राकृत प्रचलित थी। इतना आपको ध्यान रखना है। अब शब्दों की बात करते हैं। जैसे पुरु शकों की भाषा में मिलता है, संस्कृत में पुरुष। यहाँ पर मैंने क्लासिकल संस्कृत की बात की है, ये आपको ध्यान में रखना है, हाइब्रिड संस्कृत की बात नहीं की है। और शकों की भाषा कह लो या वैदिक संस्कृत कह लो, एक ही है। यहाँ पर जो इंग्लिश में शब्द लिखे हुए हैं, शकों की भाषा को टाइप नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में वो लिखा है जो शकों के पांडुलिपियों में मिलता है, और उसका देवनागरी रूप भी लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अस का अर्थ है अश्व, घोड़ा, क्योंकि शक घोड़े के बहुत प्रेमी थे, घोड़े की बलियां देते थे युद्ध में जाने से पहले, जिसे हम अश्वमेध यज्ञ के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ग्रह शब्द भी मिलता है जो ठीक समानता रखता है संस्कृत से। आप, तो यहाँ भी आप है। अग्नि को कहा गया है आतर, क्योंकि पूर्वी ईरानियन भाषा है, उसमें भी यही कहा जाता है। और सूर्य के दो शब्द मिलते हैं, एक तो सूर्य का सूर्य भी मिलता है और सूर भी मिलता है। एक ही चीज के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला लिखा है। तो सूर्य भी ठीक वैसा ही मिलता है जैसा संस्कृत में मिलता है। नाम तो शकों की भाषा में भी नाम ही मिलता है। शकों की भाषा में व्रातर शब्द मिलता है और संस्कृत में भ्राता, मातर, मातृ, पितर, पितृ। इन शब्दों को आप अच्छे से देखते जाएं। दंत, दंत, हृदय। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शकों की भाषा में पूरा शब्द नहीं मिलता है, जैसे हृदय ऐसा नहीं मिलता है, हृदय इतना ही मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से मेल खाता है संस्कृत से और इसका अर्थ भी वही है जो हृदय शब्द का है। नव, तो यहाँ भी नव है। पुराण, तो यहाँ भी पुराण है। दू, तो यहाँ भी दू है। वृहत, ये भी सेम शब्द मिलता है। कन्ह शब्द मिलता है शकों की भाषा में। संस्कृत में इसके दो शब्द मिलते हैं, एक तो कनीय मिलता है और दूसरा मिलता है कृष्ण। ये ध्यान रखना है आपको, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। दीना संस्कृत में दिन, राति संस्कृत में रात्रि, पथ संस्कृत में पथ और दृश्य, तो यहाँ भी दृश्य है। गम, तो यहाँ भी गम है। दा, तो यहाँ भी दा है। ग्रह, तो संस्कृत में भी ग्रह है।
अस, तो यहाँ भी अस। ये दो शब्द हैं अलग अलग, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से इसको लिखा हुआ है। सद तो संस्कृत में भी सद मिलता है, स्था तो संस्कृत में भी स्था मिलता है, वच तो यहाँ भी वच मिलता है। ओरिजिनल जो शब्द है वो अंग्रेजी में मैंने लिखा है, आप यहाँ पर उस पर ध्यान रखें। उसका देवनागरी रूप भी मैंने लिखा है ताकि आप लोग पढ़ सकें, आप लोगों की सुविधा के लिए लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज तो संस्कृत में राजन, देव तो संस्कृत में भी देव मिलता है, मित्र तो संस्कृत में भी मित्र मिलता है, धर्म तो संस्कृत में भी धर्म मिलता है, पुत्र तो संस्कृत में भी पुत्र मिलता है, नगर तो संस्कृत में भी नगर मिलता है, भूमि तो संस्कृत में भी भूमि मिलता है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शकों की भाषा संस्कृत से निकली होगी। जिनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है उनसे मैं एक ही बात कहूंगा, दूसरी सदी ईसा पूर्व से प्रमाण मिलते हैं शकों की भाषा के, तो कृपया कर दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले संस्कृत भाषा के प्रमाण किसी के पास हों तो वो मुझे दिखाए। मैं मान लूंगा कि संस्कृत से ही शकों की भाषा निकली है। हमारे यहाँ संस्कृत का पहली बार प्रयोग करने वाला शक राजा ही था, रुद्रदामन, लेकिन उसने भी जो संस्कृत प्रयोग की है वो प्राकृत से प्रभावित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बात करते हैं। जल तो संस्कृत में भी वही मिलता है, अग्नि दोनों में एक समान, मन लेकिन संस्कृत में मनस है, दान संस्कृत में भी दान है, मार्ग संस्कृत में भी मार्ग है, शत्रु तो संस्कृत में भी शत्रु मिलता है, वल तो संस्कृत में भी बल मिलता है, लोक तो संस्कृत में भी लोक मिलता है, सत्य तो संस्कृत में भी सत्य मिलता है, कर्म तो संस्कृत में भी वही मिलता है, समय दोनों में एक जैसा, चंद्र दोनों में एक जैसा, आकाश दोनों में एक जैसा, वायु दोनों में एक जैसा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो मैंने लिखा है CANDRA इस तरह का मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार ये बात आपको समझा रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई भ्रम ना रहे। नदी ये शब्द भी मिलता है, पर्वत तो संस्कृत में भी पर्वत ही लिखा जाता है, वन संस्कृत में भी वही है, ग्रह तो संस्कृत में भी ग्रह, द्वार तो संस्कृत में भी द्वार है, मित्रता तो संस्कृत में भी मित्रता, शक्ति संस्कृत में भी शक्ति, ज्ञान तो संस्कृत में भी ज्ञान है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है शकों की भाषा में वो JN प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। एकदम शुद्ध रूप नहीं मिलता है क्योंकि वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत में अंतर है। शकों की भाषा वैदिक संस्कृत से मेल खाती है लेकिन उसकी तुलना मैं आज की संस्कृत से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी भिन्नता जरूर दिखेगी आपको। बुद्धि ये भी समानता रखता है, श्रद्धा, प्रेम, भय, सुख, दुख ये सभी शब्द समानता रखते हैं। जीवन, मृत्यु, भाषा, वचन, कथा, लेख ये सभी शब्द मेल खाते हैं। आपने खोतानी भाषा का नाम सुना है? अगर सुना होगा तो खोतानी में कई स्क्रिप्ट मिलती हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। शास्त्र, विद्या, गुरु, शिष्य, जन, राज्य, सेना ये भी पूरी तरह से समानता रखते हैं। युद्ध, विजय, पराजय, धन, रत्न, स्वर्ण, रजत ये भी पूरी तरह से समानता रखते हैं। अन्न, फल, पुष्प, वृक्ष, बीज, क्षेत्र और कृषि ये शब्द भी पूरी तरह से समानता रखते हैं। यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको और दे रहा हूँ, जैसे क्षेत्र लिखा हुआ है तो क्षेत्र को शकों की भाषा में क्या लिखा गया है? KS, केवल KS का मतलब ही छाते है, तो इतना आपको समझ में आ चुका है। योग, ध्यान, पूजा, मंत्र, यज्ञ, देवता, पाप ये शब्द भी समानता रखते हैं। यज्ञ की यहाँ पर बात आई है तो पूरा जो शब्द है यज्ञ ये नहीं मिलता है, यजना मिलता है, यजना, लेकिन यजना का मतलब भी यज्ञ ही होता है। घोड़े की बलि दी जाती थी और शक लोग तरह तरह की बलियां देते थे, मानते थे, जिसमें ग्रीक देवी देवता भी थे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। पुण्य, असत्य, अधर्म, तेज, प्रकाश, अंधकार, दिशा ये शब्द भी मिलते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, काल,
क्षण ये शब्द भी मिलते हैं। तो इतने शब्दों को मैंने पांडुलिपियों से निकाल कर आपके सामने रखा है। अभी और शब्द हैं जिन्हें निकालना बाकी है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो ये एक डेमो था जो मैंने आपके सामने रखा। आप कहोगे और शब्द बताओ तो मैं बता सकता हूँ। अभी आगे और चर्चा करनी है अंकों पर। जैसे ये है, एक संस्कृत में है, लेकिन शकों की भाषा में एक अस्पष्ट है, क्योंकि जिस पांडुलिपि में इसकी चर्चा की गई है वो फटी हुई है, तो संभवतः एक नष्ट हो गया है। उसे क्या कहते थे उसे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि शकों के संबंध में कोई ऐसी बुक भी नहीं मिलती है जिसमें उनकी भाषा और उनके अंकों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। जो भी जानकारी मिलती है वो खोतानी में मिलती है, तुमसुक में मिलती है, और उन्हीं पांडुलिपियों को मैंने आधार बनाया है और उन्हीं से ये जानकारी दे रहा हूँ। त्रि के लिए त्रा त्रे दो शब्द मिलते हैं, चतुर के लिए चतुर ही मिलता है, पंचा और सस। सप्ताह के लिए सप्ताह भी मिलता है और हफ्ता भी मिलता है, दोनों शब्द मिलते हैं। और अष्ट, नवा, दशा, संस्कृत में भी अष्ट, नव और 10 यही मिलते हैं। खोतानी और तुमसुक का मैंने अभी अध्ययन किया। जैसे जैसे किताबें पढ़ी जा रही हैं हमारी टीम के द्वारा, वैसी वैसी नई जानकारी मिलती जा रही है, और जो भी जानकारी मिलती है उसे आप लोगों के साथ साझा किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, 300 ईसा पूर्व में जो का बनता था, जा, मा, शा और आ, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 300 ईसा पूर्व में इस तरह का बनता था, 200 ईस्वी में इस तरह का, 400 ईस्वी में इस तरह का, 600 ईस्वी में इस तरह का, और 800 ईस्वी में इस तरह का, 900 ईस्वी में इस तरह का, 1100 ईस्वी में इस तरह का, 1300 ईस्वी में इस तरह का बनता था। 1300 ईस्वी में हमारे देश में मुस्लिम लोग आ चुके थे। दिल्ली सल्तनत का समय था, तब भी शुद्ध रूप से हमारे यहाँ लिखावट नहीं होती थी। जैसे आज हम लिखते हैं का सीधा, वैसा नहीं चलता था। जा किस तरह से बना हुआ है आप देख लो, रा कैसा बना हुआ है देख लो, एकदम टेढ़ा, और आ का तो स्वरूप ही पहचान में नहीं आ रहा है। तो लिपि समय के अनुसार किस तरह से परिवर्तित हो रही है, यहाँ पर वो स्पष्ट दिख रहा है। और आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है कि भारत में संस्कृत को प्रयोग करने वाले शक ही थे। सबसे पहले उन्होंने ही प्रयोग किया है, जिसमें रुद्रदामन को पहला राजा बताया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि रुद्रदामन से पहले शक आ चुके थे हमारे देश में। शकों की हमारे देश में जो एंट्री है वो संभवतः 130 या 140 ईसा पूर्व के आसपास में हो चुकी थी। शकों का पहला राजा, जिसे इंडोसिथियन कहा जाता है। शकों के तो बहुत राजा हुए प्राचीन, लेकिन भारतीय शक राजा वो माओ को माना जाता है, जिसे मेओ, मेवाती, मोआ, माउस इन नामों से जाना जाता है। और ये सारे नाम चंद्र के लिए प्रयोग किए गए हैं। एक चंद्र देवता था शकों का, उसके लिए। मैं आपको बता चुका हूं कि चाहे शक हो या कुषाण हो या हूण हो, ये सभी के सभी मध्य एशियाई थे, और ये मध्य एशिया से भारत आए थे। और ये भी अपने आप को आर्य ही कहते थे, क्योंकि ये एक योद्धा वर्ग था। इनके पुजारी कौन थे? मग लोग। और मगों के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। जो ईरानी पुरोहित थे वही इनके पुजारी थे, वही इनके पुरोहित थे। इस वीडियो में जितने भी शब्द मैंने शक भाषा के आपको बताए, ये आधी से भी कम जानकारी है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर आप लोग चाहोगे कि ऐसे और शब्दों की मैं जानकारी दूं, तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं और शब्दों की जानकारी आपको दे दूंगा। तो ये थी जानकारी शकों की भाषा और क्लासिकल संस्कृत के बारे में। शकों की भाषा कह लो उसे, चाहे वैदिक संस्कृत कह लो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि ऋग्वेद की रचना के मामले में भी यही कहा जाता है कि इसकी पहली रचना गांधार वाले क्षेत्र में हुई थी, आज के भारत में नहीं हुई थी। लेकिन इन सभी तथ्यों की जानकारी मैं अगले वाले भाग में दूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो ही मैं उस भाग पर काम करूंगा, अन्यथा अगला वीडियो किसी और टॉपिक पे आएगा। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।